Hello students, in the previous lecture we had discussed up to order 20 of the code of civil procedure. So order 20 provides the provisions as to judgment and decree. So decree आने के बाद जो है next क्या step होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा टू एग्जीक्यूट द डिक्री. फाइन. सो जो डिक्री में जो भी रिलीफ मिला है जिस भी पार्टी को, वो पार्टी उस डिक्री को एग्जीक्यूट करा के उसके उस डिक्री के जो भी बेनिफिट्स हैं वो क्लेम कर सकती है. सो एग्जीक्यूशन इज गिवन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. नाउ एग्जीक्यूशन के जो प्रोविजंस है ऑर्डर 21 में, इसमें कुछ रूल्स ही हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज पूरा ऑर्डर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. इसमें टोटल 106 रूल्स हैं. सो 106 रूल्स अपने आप में एक तरह से बोल सकते हैं फुल फ्लेजेड एक तरह से लेजिस्लेशन ही बन जाता है. फाइन. सो आपको सारे के सारे रूल्स इसमें जो है याद नहीं करने हैं. हालांकि अगर आपके पास टाइम है तो सारे रूल्स एक बार पढ़ ज़रूर लेना, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो सारे रूल्स ना भी पढ़ोगे तो भी चलेगा. एग्जीक्यूशन के जो सेक्शन में प्रोविजंस है ना, सेक्शन 36 टू सेक्शन 74, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें तो लगभग सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है ऑर्डर 21, इसमें कुछ रूल्स ही हैं जो आपको ध्यान में रखने और याद करने हैं. अदरवाइज एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को जो है आपको ऐसा पूरा याद करने की या पूरा जो है बहुत ध्यान से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. फाइन. सो आई विल टेल यू द प्रोविजंस फ्रॉम विच द क्वेश्चंस मे बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑर्डर 21. फाइन. सो लेट्स प्रोसीड. ऑर्डर 21 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर. सो किसके एग्जीक्यूशन की बात करता है ऑर्डर 21? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर. एंड दिस वन इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. टोटल कितने रूल्स हैं? टोटल 106 रूल्स जो हैं ऑर्डर 21 में आते हैं. नाउ रूल 1 सेज मोड्स ऑफ पेइंग मनी अंडर अ डिक्री. ऑल मनीज पेएबल अंडर अ डिक्री shall be paid as follows. So अगर डिक्री में पेमेंट ऑफ मनी का कोई प्रोविजन है तो वो पेमेंट जजमेंट डेटर को कैसे करनी है? इट कैन बी पेड बाय डिपॉजिट इनटू द कोर्ट हुज ड्यूटी इट इज टू एग्जीक्यूट द डिक्री. सो जिस कोर्ट की ड्यूटी है डिक्री को एग्जीक्यूट करने की, उस कोर्ट में जो है आप उस मनी अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हो और सेंड टू दैट कोर्ट बाय पोस्टल मनी ऑर्डर और थ्रू अ बैंक. या फिर उस कोर्ट को आप जो है थ्रू पोस्टल मनी या थ्रू अ बैंक वो मनी अमाउंट भेज सकते हो. फाइन. सो दिस इज वन ऑफ द वे टू एग्जीक्यूट अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी. फाइन. सो जितनी भी मनी पेएबल है आप उस कोर्ट में पे कर सकते हो. ठीक है. सो जजमेंट डेटर जैसे ही उसके खिलाफ कोई डिक्री आती है और एग्जीक्यूशन का जो है ऑर्डर आता है, तो जो जजमेंट डेटर है वो कोर्ट में ही पेमेंट कर सकता है कि लो जी मेरी तो जो है अब मेरी जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज होगी. ठीक है. अदरवाइज ऑल्सो अगर वो कोर्ट में नहीं आ पा रहा है तो पोस्टल मनी के थ्रू या बैंक के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू या बैंक के थ्रू भी जो है ट्रांसफर करा सकता है कोर्ट में. और दूसरा क्या तरीका है? देन सच अ मनी कैन ऑल्सो बी पेड आउट ऑफ कोर्ट. कोर्ट से बाहर भी पेमेंट की जा सकती है. किसको? टू द डिक्री होल्डर. डिक्री होल्डर को कोर्ट के बाहर भी जो है जजमेंट डेटर वो मनी अमाउंट दे सकता है बाय पोस्टल मनी और थ्रू अ बैंक. ठीक है. या तो उसको डायरेक्टली हैंड ओवर कर देगा वो अमाउंट ऑफ मनी डिक्री होल्डर को, या फिर पोस्टल मनी या बैंक के थ्रू डायरेक्टली डिक्री होल्डर को ही पेमेंट कर सकता है जजमेंट डेटर. और बाय एनी अदर मोड वेयर इन पेमेंट इज एविडेंस्ड इन राइटिंग. या फिर कोई और तरीका जिससे पेमेंट जो है वो इन राइटिंग जिसका एविडेंस दिया जा सके. फाइन. सो दो तरीके हैं मनी पे करने के थ्रू इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री. पहला है थ्रू डिपॉजिट इनटू द कोर्ट. कोर्ट में सीधा जाके दे सकते हो, या फिर पोस्टल मनी या थ्रू द बैंक कोर्ट को पेमेंट कर सकते हो. कोर्ट आगे जो है डिक्री होल्डर को हैंड ओवर कर देगा वो अमाउंट. या फिर आप आउट ऑफ कोर्ट भी पेमेंट कर सकते हो डायरेक्टली टू द डिक्री होल्डर. ठीक है. सीधा आप डिक्री होल्डर को जाके भी वो अमाउंट दे सकते हो. या फिर
डिक्री होल्डर को आप जो है पोस्टल मनी या किस बैंक के थ्रू भी डायरेक्ट जो है आप पेमेंट कर सकते हो। नाउ अदरवाइज एज द कोर्ट विच मेड द डिक्री डायरेक्ट्स, या फिर कोर्ट, जिस कोर्ट ने वो डिक्री दी है वो डायरेक्ट करती है कोई भी मोड ऑफ पेमेंट, तो उस मोड से भी जो है मनी पे की जा सकती है। फाइन, सो ये 3 तरीके हैं जिससे जो भी मनी पेएबल है थ्रू अ डिक्री दैट कैन बी पेड। ये थोड़े से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है ये रूल इंपॉर्टेंट है। अब जो जजमेंट डेटर है उसने अगर कोर्ट में वो पेमेंट की है या फिर किसी और तरीके से पेमेंट की है, मतलब डिक्री होल्डर को डायरेक्टली पे करने की बजाय किसी और तरीके से अगर पे की है उसने वो अमाउंट, तो जो जजमेंट डेटर है ही शैल गिव अ नोटिस देयर ऑफ टू द डिक्री होल्डर। ठीक है, सो क्लोज ए या क्लोज सी में जो है अगर डिक्री होल्डर को पेमेंट की जाती है तो जजमेंट डेटर जो है वो उसको नोटिस भी भेजेगा कि भाई मैंने आपका अमाउंट पे कर दिया है, आप जाके अपना पेमेंट क्लेम कर ले, जो है रिसीव कर ले। एंड ही कैन सेंड द नोटिस आइदर थ्रू द कोर्ट और डायरेक्टली टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। फाइन, सो जैसे ही जजमेंट डेटर ने अपनी पेमेंट की है वो उसका नोटिस भी डिक्री होल्डर को दे देगा। ठीक है, सो कोर्ट में अगर पेमेंट हुई है तो डिक्री होल्डर को बताया जाएगा, और अगर आउट ऑफ कोर्ट पेमेंट हुई है, मतलब एक तरह से डायरेक्टली डिक्री होल्डर को अगर पेमेंट की है, तो उस केस में जो कोर्ट एग्जीक्यूट करती उसको भी सर्टिफाई करना पड़ेगा जजमेंट डेटर को। ठीक है, सो वेयर एनी मनी पेएबल अंडर अ डिक्री ऑफ एनी काइंड इज पेड आउट ऑफ कोर्ट or decree of any kind is otherwise adjusted in whole or in part to the satisfaction of the decree holder, the decree holder shall certify such payment of adjustment to the court। ठीक है, तो डिक्री होल्डर जिसको वो अमाउंट मिला है वो डिक्री होल्डर अब जो है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को बता देगा कि मुझे इस अमाउंट की जो है पेमेंट हो गई है। whose duty it is to execute the डिक्री। सो जिस कोर्ट की ड्यूटी थी उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने की, डिक्री होल्डर को अगर आउट ऑफ कोर्ट वो अमाउंट मिल जाता है जजमेंट डेटर से, तो यहाँ पे डिक्री होल्डर की ड्यूटी बनती है कि वो कोर्ट को सर्टिफाई करे दैट ही हैज रिसीव्ड द पेमेंट। फाइन, देन रूल 3 प्रोवाइड्स इफ द लैंड इज सिचुएटेड इन मोर देन वन जुरिस्डिक्शन। ये रूल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अगर जो जिस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन होना है डिक्री का, अगर वो लैंड जो है वो एक कोर्ट से ज़्यादा कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में है, तो एग्जैक्टली कौन सी कोर्ट के पास पावर होगी उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने की। सो इट सेज वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर्म्स वन एस्टेट और टेन्योर सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स। तो ये जो एस्टेट है या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है, जिसके रिस्पेक्ट में जो है एग्जीक्यूशन होना है। देन एनी वन ऑफ सच कोर्ट्स मे अटैच एंड सेल द इंटायर एस्टेट और टेन्योर। सो 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में अगर कोई प्रॉपर्टी है, कुछ पार्ट एक कोर्ट में कुछ पार्ट दूसरी कोर्ट में है, तो इनमें से कोई भी कोर्ट उस सारी की सारी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है और साथ ही सेल भी कर सकती है। फाइन, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर जो एग्जीक्यूशन होना है वो किसी ऐसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है जो 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आती है, तो इनमें से किसी भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, इनमें से कोई भी कोर्ट जो है पूरे के पूरे स्टेट को अटैच एंड सेल कर सकती है। फाइन, सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन बनता है। रूल 4 कहता है कि अगर जो डिक्री अमाउंट है दैट डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज, 2000 रुपये से भी कम का अगर डिक्री अमाउंट है, तो उस केस में जो है जो कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज को भेज देगी टू एग्जीक्यूट दी डिक्री। थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है कुछ। 2000 से कम का अगर अमाउंट है तो जो है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज को ट्रांसफर किया जा सकता है एग्जीक्यूशन। देन मोड ऑफ ट्रांसफर,
देखो सेक्शन 39 में हमने क्या पढ़ा था कि एक कोर्ट जो एग्जीक्यूट करती है वो ट्रांसफर भी कर सकती है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री टू अनदर कोर्ट, ठीक है, दूसरी कोर्ट को वो एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकती है। तो किस तरीके से वो ट्रांसफर किया जाएगा? सो रूल 5 बेसिकली वो मोड ऑफ ट्रांसफर की बात करता है। सो जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो दूसरी कोर्ट को डिक्री भेज सकती है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, even if the particular court is situated in either in same state or in different state. अब जो कोर्ट जिसने डिक्री पास की है वो अगर किसी और कोर्ट को ट्रांसफर करती है डिक्री फॉर द एग्जीक्यूशन, तो उसको जो है क्या क्या प्रोसीजर बेसिकली फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटीज होंगी। रूल 6 कहता है द कोर्ट सेंडिंग अ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन शेल सेंड अ कॉपी ऑफ डिक्री, ठीक है, कॉपी ऑफ डिक्री अटैच करनी पड़ेगी। अ सर्टिफिकेट सेटिंग फॉर दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड, ये सर्टिफिकेट भी वो कोर्ट भेजेगी कि ये डिक्री अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है। अ कॉपी ऑफ एनी ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और इफ नो सच ऑर्डर हैज बीन मेड अ सर्टिफिकेट इन दैट इफेक्ट, और एग्जीक्यूशन का अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो वो ऑर्डर की कॉपी भी, और अगर नहीं हुआ है तो ये सर्टिफिकेट के कोई एज सच ऑर्डर एग्जीक्यूशन का भी पास नहीं हुआ है। देन जिस कोर्ट को जो है बेसिकली ट्रांसफर किया गया है ये केस फॉर एग्जीक्यूशन, वो जो है इट विल रिसीव द डिक्री एटसेट्रा, इट विल फाइल विदाउट प्रूफ, ठीक है, कोई प्रूफ मांगे बिना ही वो जिस कोर्ट को ट्रांसफर किया है एग्जीक्यूशन के लिए वो जो है एक्सेप्ट कर लेगी वो डिक्रीज। फाइन, सो ये सारे ऑर्डर्स एक बार थोड़े थोड़े से देख लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें कुछ नहीं है। देन अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज गिवन अंडर रूल 11 विच प्रोवाइड्स ओरल एप्लीकेशन। नॉर्मली जो है जब कोई डिक्री पास की जाती है तो उसका जब एग्जीक्यूशन कराया जाता है तो जो जजमेंट जो डिक्री होल्डर है वो एक एप्लीकेशन लगाता है, और वो नॉर्मली एप्लीकेशन होती है रिटर्न एप्लीकेशन कि एग्जीक्यूट करा दो इस डिक्री को। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे इवन ओरल एप्लीकेशन से भी काम चल जाएगा, ठीक है, तो उसको सिर्फ ओरली बोलना ही है। सो रूल 11 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ ओरल एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। फाइन, सो ये एक रूल थोड़ा सा ध्यान रखना, ओरल एप्लीकेशन थोड़ा अलग सा प्रोविजन है। इट सेज वेयर अ डिक्री इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी, और ये किन डिक्रीज के ऊपर एप्लीकेबल है? सिर्फ उन डिक्रीज के ऊपर विच आर फॉर पेमेंट ऑफ मनी। तो उन केसेस में कोर्ट क्या कर सकता है? द कोर्ट में ऑन द ओरल एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर की ओरल एप्लीकेशन पे भी एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ डिक्री ऑर्डर इमीडिएट एग्जीक्यूशन। सो जिस टाइम डिक्री पास हुई है उसी टाइम अगर जजमेंट जो डिक्री होल्डर है वो अगर ओरली बोलता है कोर्ट को जी एग्जीक्यूट भी करा दो, तो उस केस में कोर्ट जो है इमीडिएट एग्जीक्यूशन करा सकती है देयर ऑफ बाय अरेस्ट ऑफ द जजमेंट डेटर प्रायर टू द प्रिपरेशन ऑफ अ वारंट इफ ही इज विद इन द प्रेसिडेंस ऑफ द कोर्ट। अगर वो कोर्ट की प्रीमाइसिस में ही है जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई है, तो जज जो डिक्री होल्डर है वो ओरल एप्लीकेशन के थ्रू भी एग्जीक्यूट करा सकता है। और ये एग्जीक्यूशन किस तरीके से है? बाय अरेस्ट ऑफ द जजमेंट डेटर। सो एक एग्जीक्यूशन का एक मोड जो है वो बाय अरेस्टिंग द जजमेंट डेटर भी है। सो ओरल एप्लीकेशन सिर्फ उसी रिस्पेक्ट में लगती है जब जजमेंट डेटर खुद कोर्ट की प्रीमाइसिस में ही हो, और डिक्री होल्डर जो है जैसे ही कोर्ट ने डिक्री पास की इमीडिएटली जो है ओरल एप्लीकेशन लगा दे दैट सच पर्सन शैल बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। तो उस केस में कोर्ट के पास जो है डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट जो है उस बंदे को वहीं पे ही अरेस्ट कर सकती है। देन सब रूल 2 प्रोवाइड्स रिटर्न एप्लीकेशन। इट सेज सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब रूल 1। सो पेमेंट ऑफ मनी के अलावा, ठीक है, ये केस सिर्फ पेमेंट ऑफ मनी की अगर डिक्री है उस पे ही ओरल एप्लीकेशन लग सकती थी। अगर पेमेंट ऑफ मनी के अलावा और अगर जो है जजमेंट डेटर कोर्ट की प्रीमाइसिस में नहीं है तो उन सब केसेस में क्या होगा? एवरी एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री शैल बी इन राइटिंग। सो ये जो है बाउंडेशन ऑन द पार्ट ऑफ डिक्री होल्डर के उसको हर एक केस में एग्जीक्यूशन के लिए इन राइटिंग एप्लीकेशन देनी होगी, साइंड एंड वेरीफाइड बाय द एप्लीकेंट और बाय सम अदर पर्सन प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी acquainted with the facts of the case
एंड शैल कंटेन इन टैबुलर फॉर्म द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सो देखो जनरली तो जो है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जो है बाय रिटन एप्लीकेशन ही होगी, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी जहां पे ओरल एप्लीकेशन के बेसिस पे भी एग्जीक्यूशन हो सकता था, और वो क्या थी, पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री है, और जो डिक्री होल्डर है वो डिक्री पास होने के इमीडिएटली जो है एग्जीक्यूशन की ओरल एप्लीकेशन लगाता है कि, और ये किस रिस्पेक्ट में हो सकती है, व्हेन द जजमेंट डेटर इज विद इन द प्रेसेंस ऑफ द कोर्ट एंड द डिक्री एंड द जजमेंट द डिक्री होल्डर बेसिकली फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर द अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर। तो वहाँ पे कोर्ट जो उसको वहीं पे ही अरेस्ट कर सकती है। अदरवाइज नॉर्मली रिटन एप्लीकेशन ही लगती है, और जो रिटन में होगी, साइंड होगी और वेरीफाइड बाय एप्लीकेंट होगी। और उस एप्लीकेशन के साथ साथ क्या लगाएगा डिक्री होल्डर, नंबर ऑफ द सूट, नेम ऑफ पार्टीज, डेट ऑफ डिक्री। ठीक है, तो ये डिक्री के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस रिटन एप्लीकेशन में होंगी। इसमें मेनली आप थोड़ा सा ओरल एप्लीकेशन वाला प्रोविजन ही ध्यान रख लो कि ओरल एप्लीकेशन किस डिक्री पे लगता है, मनी डिक्री पे लगता है, और जब जो जजमेंट डेटर है वो विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ कोर्ट हो, तो उस केस में जैसे ही जजमेंट पास हुई तभी जैसे डिक्री पास हुई तभी डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर। देन रूल 15 प्रोवाइड्स एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय जॉइंट डिक्री होल्डर। अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों के फेवर में कोई डिक्री पास हुई है, तो दो या दो से ज़्यादा लोग मान लीजिए डिक्री होल्डर हैं, तो उस केस में उनमें से कोई भी पर्सन जो है, एनी वन और मोर ऑफ सच पर्सन्स कैन अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन। देन another important provision is given under rule 22, which provides the provision of notice to show cause against execution in certain cases. It says where an application for execution is made, जिन केसेस में एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगी है, कैसे, more than 2 years आफ्टर द डेट ऑफ डिक्री, डिक्री मिलने के 2 साल के बाद अगर एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगी है। देखो एग्जीक्यूशन का लिमिटेशन पीरियड कितना है एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करने का, जिस दिन डिक्री आई है उस दिन से 12 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन है उसका लिमिटेशन पीरियड कितना, 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। बट इफ द डिक्री इज फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन, अगर मैंडेटरी इंजंक्शन की डिक्री है तो वो उसका लिमिटेशन पीरियड है, उसके एग्जीक्यूशन का लिमिटेशन पीरियड है 3 साल फ्रॉम दी डिक्री। ठीक है, तो 3 साल के अंदर अंदर मैंडेटरी इंजंक्शन की डिक्री के केस में आपको एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करना जरूरी है। अदरवाइज नॉर्मली सारी की सारी एग्जीक्यूशन का जो है लिमिटेशन पीरियड 12 ईयर्स होता है। तो अब अगर आपने 2 साल के बाद भी कर सकते हो आप एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई, 12 साल तक कर सकते हो। तो अगर लेकिन आप 2 साल के बाद करते हो एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई, तो फिर आपको नोटिस देना पड़ेगा। और अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी टू द डिक्री or where an application is made for execution of a decree filed under provisions of section 44A, or against assignee or receiver in insolvency where the party to the decree has been adjudged as an insolvent। so insolvent के केस में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में, या 2 साल के बाद अगर डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया है, तो इन सारी डिक्रीज के एग्जीक्यूशन के लिए क्या करना है, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री शैल इशू अ नोटिस टू द पर्सन अगेंस्ट हुम एग्जीक्यूशन इज अप्लाइड। जिस पर्सन के अगेंस्ट मतलब जजमेंट डेटर को जो है यहाँ पे नोटिस भेजेगा कोर्ट फॉर रिक्वायरिंग हिम टू शो कोज ऑन द डेट टू बी फिक्स्ड व्हाई द डिक्री शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हिम। उसको जो है नोटिस भेजेगा कि उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन क्यों ना हो। ठीक है, तो 2 साल के बाद अगर आप अप्लाई करते हो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बेसिकली इज बीइंग प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ डिक्री होल्डर, या फिर इंसॉल्वेंसी के केस में 2 साल के इन सारे केसेस में जो है एग्जीक्यूशन से पहले कोर्ट जजमेंट डेटर को नोटिस भेजेगा। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज गिवन अंडर रूल 32, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे जो है क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफ़ी हैं। Order 21 Rule 32 provides decree for specific performance or for restitution of conjugal rights or for an
इंजंक्शन। सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स या फिर इंजंक्शन की डिक्रीज को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इट सेज वेयर द पार्टी अगेंस्ट whom a decree for the specific performance of a contract or for restriction of conjugal rights or for injunction has been passed has had an opportunity of obeying the decree and has willfully failed to obey it। अगर इस बंदे ने कि जिसके खिलाफ एग्जीक्यूशन जो है वो पास हुआ और वो अगर ओबे नहीं करता है, इन दैट केस द डिक्री में बी एनफोर्स्ड इन द केस ऑफ अ डिक्री फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बाय अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अगर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री है तो उस केस में कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको, बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर, और in the case of a decree for specific performance of contract or for injunction by his detention in civil prison or by the attachment of his property or both। so restitution of conjugal rights basically क्या डिक्री है कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनमें से एक ने दूसरे को डेजर्ट कर दिया है एंड वन इज स्टेइंग अवे फ्रॉम द अदर। नाउ दिस डेजर्टेड स्पाउस कैन अप्लाई टू द कोर्ट कॉलिंग फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कि हमारी शादी हुई है, आई हैव द राइट टू हैव द कंपनी ऑफ माई स्पाउस। ठीक है, तो दूसरा स्पाउस जो दूर रह रहा है उसको ऑर्डर किया जा सकता है कि आप अपने दूसरे स्पाउस के साथ जो है रहो। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बेसिकली एक डिक्री है जिसके थ्रू आप जो है दोनों पार्टीज को बोल रहे हो कि आप जो है एज अ हस्बैंड वाइफ शांति से रहिए। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के केस में मान लीजिए एक पार्टी को बोला गया कि आप अपने स्पाउस के पास आके रहो और वो नहीं ओबे करता है, ठीक है, विलफुली फेल्ड टू ओबे इट, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, उसके खिलाफ अब कैसे एग्जीक्यूशन होगा। दैट पर्सन, दैट डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर। सो जो स्पाउस नहीं मान रहा कोर्ट की बात को, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना कि यहाँ पे अरेस्ट या डिटेंशन इन सिविल प्रिजन नहीं होता है। देखो वैसे तो लॉजिकली सीधी सी बात भी है कि एक तरह तो आप बोल रहे हो, कोर्ट जो है बोल रहा है कि आप दोनों स्पाउसेस साथ में रहो, हस्बैंड वाइफ के जैसे शांति से रहो और जो है एक दूसरे को कंपनी दो। दूसरी तरफ आप एक स्पाउस को अगर जेल में ही भेज दोगे तो क्या पर्पस रह गया फिर डिक्री का, राइट? आप खुद ही भेज रहे हो उसको दूर। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे जो है डिक्री की एग्जीक्यूशन को भी ना करने वाले स्पाउस को जो है सजा दी जा सकती है, और वो है बाय अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी को ही अटैच किया जा सकता है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अदरवाइज अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजंक्शन के केस में अगर कोई डिफॉल्टिंग पार्टी है जो एग्जीक्यूशन नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली हर एक डिक्री में जो है, हर एक डिक्री की एग्जीक्यूशन के डिफॉल्ट में जो है जजमेंट डेटर को डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में। देखो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ सिविल प्रिजन में ही उसको डिटेन किया जा सकता है क्योंकि सिविल मैटर है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। लेकिन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एक एक्सेप्शन है इस रूल का, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट में जो है आप डिटेन नहीं कर सकते हो डिफॉल्टिंग स्पाउस को, आप सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि एक तो ये किस रूल में है, रूल 32 है, और दूसरा क्या है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट में क्या तरीका नहीं है जिससे आप एग्जीक्यूशन करवा सकते हो। सो अरेस्ट डिटेंशन इन सिविल प्रिजन यहाँ पे नहीं हो सकता है। फाइन, सो ऑर्डर 21 रूल 32 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो रूल इम्पोर्टेंट है वो है रूल 46A। 46A टू 46I जो है गार्निशी की प्रोविजन की बात करते हैं। गार्निशी बेसिकली है कौन? गार्निशी जो है ये जजमेंट डेटर का डेटर है, ही इज जजमेंट डेटर्स डेटर। जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई है उसका भी अगर कोई डेटर है जिससे उस जजमेंट डेटर को क्लेम करना है कोई अमाउंट, तो उसको हम बोलते हैं गार्निशी।
मान लीजिए ए, बी और सी 3 फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे बी ने जो है ए से 500 रुपये लिए, ठीक है, ए से इसने 500 रुपये लिए, तो ये क्या बन गया, ए का डेटर। और सी ने जो है वो उसने बी से 500 रुपये लिए हुए थे, ठीक है। तो अब जो सी है ये क्या बन गया, ये ए के डेटर का डेटर बन गया, ठीक है। सो नॉर्मली हम देखते हैं हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं कि मान लीजिए ए को बी से पैसे लेने हैं और बी को सी से पैसे लेने हैं, तो बी क्या बोल देगा कि भाई सी तू मुझे पैसे देने की बजाय सीधा ए को दे देना, या फिर ए क्या बोलेगा सी को कि बी में जो है मेरे 500 रुपये आ रहे हैं, तो सी तू मेरे को सीधा इसके तुझे इसको जो पैसे देने हैं तू मुझे दे देना, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी सिचुएशन है। तो यहाँ पे सी कौन है, सी है जजमेंट डेटर का डेटर। मान लीजिए यहाँ पे ए ने जो है बी के खिलाफ केस किया हुआ है, ठीक है, जिसमें वो 500 रुपये उससे क्लेम कर रहा है, तो कोर्ट जो है सी को बोल सकती है कि आप बी को वो पेमेंट करने की बजाय ए को कर दो, ठीक है। सो ये नॉर्मल सी सिचुएशन है गार्निशी की। इसी बंदे को हम सी को ही हम क्या बोलते हैं, गार्निशी, जो कौन है, जजमेंट डेटर का डेटर है। नाउ 46A says the court may in the case of a debt other than a debt secured by mortgage or a charge, so mortgage या charge के अलावा अगर कोई debt है which has been attached under rule 46 upon the application of the attaching creditor, in that case issue notice to the garnishee liable to pay such debt। so court यहाँ पे क्या करेगा, court जो है गार्निशी को ही order कर देगा to pay the debt, calling upon him either to pay into court the debt due from him to the judgment debtor। so उसको judgment debtor को जो पेमेंट करनी है वो सीधा कोर्ट में आके कर दे, ताकि कोर्ट जो है फिर उस अमाउंट को किसको दे दे, डिक्री होल्डर को। और so much thereof as may be sufficient to satisfy the decree and cost of execution or to appear and show cause why he should not do so। तो एक तरह से जजमेंट डेटर के डेटर की भी लाइबिलिटी है ये, कि अगर कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया है कि आप जजमेंट डेटर के डेट को जो है सीधा कोर्ट में आके पे कर दो, तो अब उसके ऊपर लायबिलिटी है कि उसको जो है अब कोर्ट में पेमेंट करनी पड़ेगी उस डेट की। और अगर नहीं भी करता तो ही हैज़ टू शो कोज व्हाई ही शुड नॉट डू सो। फाइन, सो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। इसमें आपको एक तो रूल नंबर याद रखना है कि किस रूल में गार्निशी का मेन प्रोविजन दिया हुआ है। दूसरा, गार्निशी कौन है, गार्निशी है जजमेंट डेटर का डेटर, जजमेंट डेटर्स डेटर। नाउ व्हेन दिस ऑर्डर इज पास्ड अगेंस्ट द गार्निशी, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो रूल 46B सेज ऑर्डर अगेंस्ट गार्निशी वेयर द गार्निशी डज नॉट फोर्थविथ पे इनटू द कोर्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। अब गार्निशी को बोला गया है कि आपको जितना अमाउंट जजमेंट डेटर को देना आप कोर्ट में आके उसको पे कर दो। अगर वो उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं करता है, he does not pay the amount due from him to the judgment debtor or so much thereof as is sufficient to satisfy the decree and the cost of execution। so basically वो पेमेंट नहीं करता है and does not appear and show cause, इसके साथ साथ वो show cause not भी he does not even show the cause as to why he should not do so and he neither appears to the court of law in answer to the notice। in that case the court may order the garnishee to comply with the terms of such notice and on such order execution may issue as though such order were a decree against him। so ये मान लिया जाएगा कि जिस गार्निशी ने ऑर्डर के कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, ऑर्डर को फॉलो, नोटिस को फॉलो नहीं किया, तो एज इफ उसके खिलाफ ही डिक्री पास हुई है। तो बेसिकली उसके खिलाफ ही वो सारे के सारे जो है सज़ा या फिर जो भी हथकंडे हैं अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि उसके खिलाफ ही डिक्री पास हुई। बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है या फिर उसको डिटेन किया जा सकता है इन सिविल प्रिजन। अब अगर गार्निशी के ही डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं कि मुझे पेमेंट करनी है या नहीं करनी है जजमेंट डेटर को, तो वो कौन डिसाइड करेगा, तो कोर्ट जो है उन इश्यूज को भी ऐसे डिसाइड करेगी जैसे कि वो सेम सूट में ही एज एन इशू अराइज हुए हैं। फाइन,
इसके अलावा गार्निशी के जो प्रोविजंस हैं वो थोड़े आप लोग देख लेना, बाकी ज़्यादा डिटेल में ऐसा पूछा नहीं जाता है। हालांकि आपको ये प्रोविजन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गार्निशी कौन है और ये प्रोविजन इसका कहाँ दिया हुआ है। देन रूल 50 प्रोवाइड्स एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट फर्म। अगर फर्म के अगेंस्ट कोई डिक्री एग्जीक्यूट करानी है तो कैसे होगा? वेयर डिक्री हैज बीन पास्ड अगेंस्ट द फर्म एग्जीक्यूशन में बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है उसका एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है। अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज अपीयर्ड इन हिज ओन नेम अंडर रूल 6 और रूल 7 ऑफ ऑर्डर 30 और हु हैज एडमिटेड ऑन द प्लीडिंग्स दैट ही इज और हु हैज बीन एडजस्ड एज अ पार्टनर। और अब जिस पार्टनर के नाम पे ये सूट हुआ था उसको जो है ओब्लाइज किया जा सकता है। अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज बीन इंडिविजुअली सर्व्ड एज अ पार्टनर विद द समन्स एंड हैज फेल्ड टू अपीयर। जिस पार्टनर को जो है इंडिविजुअली समन भेजे गए थे फॉर अपीयरेंस, तो उसके खिलाफ भी एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है। Another important provision is given under Rule 106. This is the last rule of Order 21. So Rule 106 provides setting aside orders past ex parte. इससे पहले हमें 105 थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। So 105 जो order है वो क्या बात करता है कि जब एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगेगी तो बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए जजमेंट डेटर का, या कोई भी इशू अराइज होता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बिफोर, तो वो जो है हियरिंग कर सकती दोनों पार्टीज की। सो द कोर्ट बिफोर विच एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग रूल्स ऑफ दिस ऑर्डर इज पेंडिंग। सो किस तरह के ऑर्डर्स की बात कर रही है? एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स की। दैट कोर्ट में फिक्स अ डे फॉर हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को जो है सुनने के लिए कोर्ट एक डेट फिक्स कर सकती है। नाउ वेयर वन डे ऑन द डे फिक्स्ड और ऑन एनी अदर डे टू विच द हियरिंग मे बी एडजर्न्ड द एप्लीकेंट डज नॉट अपीयर। जिस दिन डेट फिक्स की है उस दिन एप्लीकेंट आता ही नहीं है। व्हेन द केस इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग द कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर दैट द एप्लीकेशन बी डिसमिस्ड। सो जिसने एप्लीकेशन लगाई है एग्जीक्यूशन की वो खुद ही नहीं आता है, तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकता? कोर्ट में dismiss the application of execution. Now rule 3 says where the applicant appears. अगर applicant आता है and the opposite party to whom the notice has been issued by the court does not appear. ठीक है, एप्लीकेंट आता है जिसने अप्लाई किया एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन जिसको नोटिस भेजा, जिसके अगेंस्ट बेसिकली एग्जीक्यूशन होना है, अगर वो बंदा नहीं आता है देन द कोर्ट में हियर द एप्लीकेशन एक्स पार्टे। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन की भी प्रोसीडिंग्स जो है एक्स पार्टे हो सकती हैं। सूट का तो आपने देखा ही था कि ऑर्डर 9 में जो है एक्स पार्टी हियरिंग कोर्ट कर सकता है अंडर ऑर्डर 9 रूल 6, और उन एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को जो है सेट असाइड भी करवा सकता है डिफेंडेंट अंडर ऑर्डर 9 रूल 13। एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी एक्स पार्टी हो सकती हैं अगर जो ऑपोजिट पार्टी है वो नहीं आती है। तो अब रूल 106 बेसिकली इन्हीं एक्स पार्टे ऑर्डर्स को सेट असाइड करने की बात कर रहा है। इट सेज द एप्लीकेंट अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर इज मेड अंडर रूल सब रूल 2 ऑफ रूल 105 और द ऑपोजिट पार्टी अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर इज पास्ड एक्स पार्टी अंडर सब रूल 3। सो या तो जो पार्टी जिसने एप्लीकेशन लगाई है वो नहीं आती जिसकी वजह से डिसमिसल हो जाता है, या फिर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं किसी ऑपोजिट पार्टी के अगेंस्ट, तो ये दोनों ही पार्टीज जो हैं दे कैन अप्लाई टू द कोर्ट टू सेट असाइड दी ऑर्डर। ठीक है, तो दोनों ही लोग यहाँ पे उस ऑर्डर को सेट असाइड करने की बात जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे तो डिसमिसल का ऑर्डर था और यहाँ पे क्या था? एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स। तो दोनों ही पार्टीज यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकती है टू सेट असाइड दी ऑर्डर, एंड इफ ही सेटिस्फाइज द कोर्ट दैट देयर वाज सफिशिएंट कोज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस। और अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि कोई सफिशिएंट कोज था जिस वजह से वो नहीं आ पाया व्हेन द एप्लीकेशन वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, then the court shall set aside the order or such terms as to cost or otherwise as it thinks fit and shall appoint a day for the further hearing of application। ठीक है, तो कोर्ट यहाँ पे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को जो है बेसिकली सेट असाइड करके दोनों पार्टीज को सुन सकती है। नाउ दिस वाज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑर्डर कौन सा था? ऑर्डर 21। एग्जीक्यूशन को हम और क्या बोलते हैं? एक तरह से फांसी भी बोलते हैं, राइट। सो एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है? अगर किसी को एग्जीक्यूट किया जाता है तो क्या होगा?
उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। सो एग्जीक्यूशन के बाद क्या है, डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी। सो दिस इज गिवन अंडर ऑर्डर 22। ऑर्डर 22 और 23 दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से करना है, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। ऑर्डर 22 रूल 1 सेज नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू सू सर्वाइव्स। सो बेसिकली ऑर्डर 22 क्या बात कर रहा है कि अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, तो क्या उसका इफेक्ट होगा सूट पे, या फिर किसी पार्टी की शादी हो जाती है तो क्या इफेक्ट होगा, या फिर कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा सूट पे। नाउ रूल 1 सेज नो अबेटमेंट बाय डेथ पार्टीज डेथ इफ राइट टू सू सर्वाइव। सो अगर कोई पार्टी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, तो अगर उसका राइट टू सू सर्वाइव करता है तो अबेटमेंट नहीं होगी। अबेटमेंट का बेसिक मीनिंग क्या है, इट इज बेसिकली अ सस्पेंशन और टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर वांट ऑफ प्रॉपर पार्टीज, ठीक है। प्रॉपर अगर मान लीजिए पार्टीज ही नहीं है जिनको केस लड़ना है, प्रॉपर पार्टीज ही नहीं है, तो उस केस में जो है सूट विल गेट सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड, खत्म ही हो जाएगा, तो उसी को हम अबेटमेंट बोलते हैं। तो रूल 1 बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है लेकिन अगर उसका राइट टू सू सर्वाइव करता है तो उस केस में अबेटमेंट नहीं होगा। द डेथ ऑफ अ पार्टी और डिफेंडेंट, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, शेल नॉट कॉज अ सूट टू अबेट इफ राइट टू सू सर्वाइव्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट। सो अगर राइट टू सू सर्वाइव करता है तो अबेट नहीं होगा, अदरवाइज अबेट हो जाएगा। अब अगर सेवरल प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्लेंटिफ या दो या दो से ज्यादा डिफेंडेंट है और उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो बाकियों के खिलाफ केस चलता रहेगा। So the suit shall proceed at the instance of surviving plaintiff or plaintiffs or against the surviving defendant or defendant, ठीक है, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं, जितने बच गए उनके खिलाफ तो चलेंगी ही प्रोसीडिंग्स। देन रूल 3 प्रोवाइड्स प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और ऑफ सोल प्लेंटिफ। अगर दो या उससे ज्यादा प्लेंटिफ थे और उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है या फिर सिर्फ एक लोता ही प्लेंटिफ था और उसकी डेथ हो जाती है, एंड द राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव, और साथ ही राइट टू सू भी सर्वाइव नहीं करता है टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अलोन, ठीक है, या तो वो साथ में ही सू कर सकते थे या फिर वो सू नहीं कर सकते हैं, फाइन। सो बाकी जितने जिंदा बच गए प्लेंटिफ उनके पास जो है राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है। इन दैट केस और अ सोल प्लेंटिफ और सोल सर्वाइविंग प्लेंटिफ डाइज एंड द राइट टू सू सर्वाइव्स, in that case the court on an application made in that behalf shall cause the legal representative of the deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit. So अगर दो या उससे ज्यादा प्लेंटिफ हैं और उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है और बाकियों के पास अब राइट टू सू नहीं रहता है, या फिर सोल प्लेंटिफ है और उसकी डेथ हो जाती है लेकिन राइट टू सू सर्वाइव करता है, तो इन दोनों इंस्टेंसेस में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दैट बिहाफ इट कैन कोज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज प्लेंटिफ टू बी मेड अ पार्टी, ठीक है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की एप्लीकेशन के बेसिस पे कोर्ट उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्लेंटिफ के प्लेस पे सब्सटीट्यूट कर सकता है। और ये लिमिटेशन पीरियड कितना लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ये एप्लीकेशन लगाने का, 90 डेज, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है बेसिकली डिजीज्ड प्लेंटिफ को रिप्रेजेंट कर सकता है। सिमिलरली जो अगर सेवरल डिफेंडेंट्स या सोल डिफेंडेंट है उनकी डेथ हो जाती है और राइट टू सर्वाइव करता है तो उस केस में भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो है ऐड किया जा सकता है एज अ पार्टी। और ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कौन ऐड कराएगा, प्लेंटिफ, ठीक है। कोई डिफेंडेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव देखो खुद तो सामने आएगा नहीं कि लो भाई मेरे खिलाफ केस हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से प्लेंटिफ को ही ध्यान रखना है कि अगर डिफेंडेंट की डेथ होगी तो अब इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, उसके जो है उसको ऐड किया जा सकता है एज अ पार्टी। नाउ वेयर द प्लेंटिफ वाज इग्नोरेंट ऑफ द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट, और
and could not for that reason make an application for substitution of legal representative of the defendant under this rule within the period specified by limitation act and the suit has in consequence abated. ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट की डेथ के बाद डेथ की बात का पता नहीं था प्लेंटिफ को, जिस वजह से वो एप्लीकेशन नहीं लगा पाया सब्सटीट्यूशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एट द प्लेस ऑफ डिफेंडेंट, और जिसकी वजह से सूट जो है अबेट हो गया. एंड द प्लेंटिफ अप्लाइज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड देयर ऑफ बाय लिमिटेशन एक्ट, या फिर जो है प्लेंटिफ अब जो है एक्सपायरी होने के बाद, ये 90 दिन का टाइम पीरियड निकलने के बाद अगर एप्लीकेशन लगाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करने की फॉर सेटिंग असाइड द अबेटमेंट एंड ऑल्सो फॉर एडमिशन ऑफ दैट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट ही हैड बाय रीजन ऑफ सच इग्नोरेंस सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट टेकिंग द एप्लीकेशन. In that case, the court shall, in considering the application under the said section 5, have due regard to the fact and ignorance if proved. तो यहाँ पे अगर डिफेंडेंट की डेथ का जो है कोई आइडिया नहीं था प्लेंटिफ को, और वो अगर सफिशिएंट कोज शो कर देता है तो उस केस में उसको जो है आगे डेट दी जा सकती है, आगे बेसिकली उसको एक्सटेंशन दिया जा सकता है कि आप एप्लीकेशन लगा सकते हो. अब अगर कोई उस जो डेड पार्टी है उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है तो क्या होगा, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. इट सेज इफ इन एनी सूट इट शैल अपीयर टू द कोर्ट दैट एनी पार्टी हु हैज डाइड ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ द सूट हैज नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव. तो इस पार्टी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. इन दैट केस द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सूट प्रोसीड इन द एब्सेंस ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द डिजीज्ड पर्सन. तो इस केस में जो है पार्टी जो है दूसरी पार्टी की एप्लीकेशन पे डिजीज्ड के अगेंस्ट जो है प्रोसीड करती रहेगी, और मे बाय ऑर्डर अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, या फिर कोर्ट जो है किसी एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को अपॉइंट कर सकती है, और एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और सच अदर पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिजीज्ड पर्सन. तो यहाँ पे कोर्ट को जो है कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता है डिजीज पार्टी का, तो उस केस में कोर्ट कैन आइदर प्रोसीड विद द सूट और इट कैन इवन अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर जनरल और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और एनी अदर पर्सन टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिजीज्ड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ सूट. ठीक है, तो अगर डेथ हो जाती है किसी पार्टी की और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट क्या किसी एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को अपॉइंट कर सकती है, किसी कोर्ट के ही ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है, या किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकती है. किस काम के लिए, कि वो जो है डिसीज्ड के स्टेट को रिप्रेजेंट करे. एंड एनी जजमेंट और ऑर्डर सब्सिक्वेंटली गिवन और मेड इन द सूट शेल बाइंड द स्टेट ऑफ द डिजीज्ड पर्सन टू द सेम एक्सटेंट. ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिफेंडेंट है या जो डिजीज्ड है जो पार्टी, वो उसकी डेथ तो हो जाती है लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी तो बहुत है. ठीक है, प्रॉपर्टी तो है उसके पास लेकिन कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर जनरल या ऑफिसर ऑफ कोर्ट या फिर किसी भी और इंसान को उसको जो है एक तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट कर देगी, और अगर उसके खिलाफ जजमेंट आती है तो उस डिजीज्ड पर्सन का जो भी स्टेट है उसकी ऊपर जो है उससे जो है डिक्री को सेटिस्फाई करवा लेगी फिर. फाइन. सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो कौन रिप्रेजेंट करेगा स्टेट को. देन रूल 6 प्रोवाइड्स नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग. अगर हियरिंग खत्म होने के बाद डेथ होती है तो एक तरह से अब कुछ रहा नहीं है केस में, अब सीधा जजमेंट ही आनी है. ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा उस टाइम पीरियड में, अगर जो पार्टी है उसकी डेथ होती है तो क्या होगा, इट विल कोज नो अबेटमेंट टू द सूट notwithstanding anything contained in the foregoing rules whether the cause of action survives or not. बेशक से cause of action survive करता है या नहीं करता. अगर देखो cause of action survive करता है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी. अब रूल 6 क्या बात कर रहा है कि बेशक से cause of action survive करता है या नहीं करता है उसका मैटर नहीं है. There shall be no abatement by reason of death of either party between the conclusion of hearing and the pronouncing of judgment. So conclusion of hearing और judgment pronounce होने के बीच में अगर किसी भी पार्टी की डेथ होती है तो उसकी वजह से सूट अबेट नहीं होगा. It will cause no abatement to the suit by reason of death of either party
बिटवीन कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। ठीक है, तो कंक्लूजन हो गया, हियरिंग तो खत्म हो चुकी है, अब जजमेंट आनी है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान अगर किसी भी पार्टी की डेथ होती है तो उस रीजन की डेथ की वजह से सूट अबेट नहीं होगा, बट जजमेंट में इन सच केस बी प्रोनाउंस्ड नॉट विथ स्टैंडिंग द डेथ एंड शेल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ इट वाज प्रोनाउंस्ड बिफोर डेथ टुक प्लेस। ठीक है, तो उस जजमेंट का जो है सेम इफेक्ट होगा एज इफ इट वाज प्रोनाउंस्ड बिफोर डेथ ऑफ सच पर्सन। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर हियरिंग खत्म होने के बाद और जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले डेथ होती है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये ऐसा ही माना जाएगा कि एज इफ द पार्टी वाज स्टिल सर्वाइविंग, देयर विल बी नो अबेटमेंट आफ्टर हियरिंग हैज कंक्लूडेड। देन रूल 7 प्रोवाइड सूट नॉट अबेट बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी। अगर मान लीजिए कोई पार्टी फीमेल और उसकी जो है मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, तो भी सूट जो है अबेट नहीं करेगा। ठीक है, शादी तो ये कोई बहुत कुछ ऐसा तो है नहीं कि अब वो अवेलेबल ही नहीं है या एज इफ द पर्सन हैज डाइड। ठीक है, तो फीमेल की शादी का, मेल की तो वैसे भी कोई मैटर ही नहीं है, नॉर्मली फीमेल का यही बोला जाता है कि क्योंकि शादी के बाद वो किसी दूसरी जगह चली जाती है और जो है उसके खिलाफ जो है अब प्रोसीडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी फीमेल पार्टी की मैरिज का जो है सूट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सूट विल नॉट गेट अबेटेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि फीमेल पार्टी की मैरिज का सूट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सूट विल नॉट बी अबेटेड। द मैरिज ऑफ अ फीमेल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शेल नॉट कोज द सूट बी टू अबेट, बट द सूट में नॉट विथस्टैंडिंग बी प्रोसीडेड विद टू जजमेंट एंड वेयर द डिक्री इज अगेंस्ट अ फीमेल डिफेंडेंट इट मे बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो फीमेल पार्टी की मैरिज का सूट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अबेट नहीं होगा, और अगर फीमेल पार्टी के अगेंस्ट डिक्री भी आ जाती है तो उसको भी एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, शादी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सब रूल 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है, वेयर द हस्बैंड इज बाय लॉ लाइबल फॉर डेट्स ऑफ हिज वाइफ। अगर मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है जिसमें हस्बैंड की जो है पर्सनल लाइबिलिटी बनती है वाइफ के डेट्स को पे करने की, द डिक्री में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द हस्बैंड ऑल्सो। तो उस केस में, सिर्फ किस केस में, जब बाय लॉ हस्बैंड की लाइबिलिटी बनती है टू पे द डेट्स ऑफ हिज वाइफ, तो उस केस में हस्बैंड के खिलाफ भी वो डिक्री एग्जीक्यूट कराई जा सकती है। एंड इन केस ऑफ जजमेंट फॉर द वाइफ, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री में with such permission be issued upon the application of the husband, where the husband is by law entitled to subject matter of the decree. Similarly, अगर वाइफ के फेवर में कोई जजमेंट आ गई तो उस केस में अगर हस्बैंड जो है एंटाइटल्ड है टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिक्री बाय लॉ, तो वहाँ पे हस्बैंड भी वाइफ के बिहाफ पे एक तरह से एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगा सकता है। फाइन, सो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर लॉ है स्पेसिफिक, ऐसा कुछ मान लीजिए कोई पर्सनल लॉ है जिसमें हस्बैंड की जो है पर्सनल लाइबिलिटी बनती है टुवर्ड्स दी डेट्स ऑफ वाइफ, तो उस केस में जो है हस्बैंड को कंपेल किया जा सकता है टू एग्जीक्यूट दी डिक्री, अदरवाइज ऐसा शादी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नाउ रूल 8 प्रोवाइड्स व्हेन प्लेंटिफ्स इंसॉल्वेंसी बार्स सूट। सो दिवालिया हो गया प्लेंटिफ तो क्या होगा, द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ प्लेंटिफ इन एनी सूट विच the assignee or receiver might maintain for the benefit of his creditors shall not cause the suit to abate unless such assignee or receiver declines to continue the suit. So अगर प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो भी जाता है लेकिन अगर उसका कोई असाइनी या रिसीवर है जो बेसिकली सूट को मेंटेन करता है, तो उस केस में सूट विल नॉट अबेट अनलेस वो असाइनी या रिसीवर ही सूट को कंटिन्यू करने से मना कर दे। ठीक है, तो अगर नॉर्मली तो देखो अगर खुद प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो गया तो अब कौन प्रोसीड करेगा उस सूट के साथ, लेकिन अगर उस प्लेंटिफ का कोई असाइनी या रिसीवर है जो उसके बिहाफ पे सूट को मेंटेन कर रहा है, तो उस केस में जो है सूट अबेट नहीं करेगा, लेकिन अदरवाइज जो असाइनी या रिसीवर मना कर देता है सूट को कंटिन्यू करने से, इन दैट केस द सूट विल गेट अबेटेड। ठीक है, now rule 9 is extremely important, which provides the effect of abatement or dismissal. So it says where a suit abates or is dismissed under this order. So order 22 में अगर कोई भी सूट अबेट होता है या डिसमिस होता है, then no fresh suit shall be brought on the same cause of action. So एक तरह से ये फ्रेश सूट के ऊपर बार है। सो सेक्शन 12 का जो बार है
विच इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा, वो बार यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा कि आप फ्रेश सूट जो है सेम कोज ऑफ एक्शन पे नहीं ला सकते हो। किस ग्राउंड के बेसिस पे? इफ योर सूट हैज अबेटेड और डिसमिस ड्यू टू एनी प्रोविजन गिवन अंडर ऑर्डर 22। तो यहाँ पे फ्रेश सूट नहीं लाया जा सकता है, ये ध्यान रखना। फाइन। सो फ्रेश सूट पे तो टोटल बार है, आप फ्रेश सूट तो सेम कोज ऑफ एक्शन पे ला ही नहीं सकते हो अगर कोई सूट आपका डिसमिस या अबेट हो गया। लेकिन इस डिसमिसल को जो है आप बेसिकली प्लेंटिफ या फिर उस जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उस डिसमिसल को सेट असाइड करा सकते हैं। दे कैन अप्लाई टू सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिसल। अदरवाइज फ्रेश सूट लाई नहीं करता है, सिर्फ डिसमिसल को सेट असाइड कराया जा सकता है। Then rule 10A basically provides the duty of pleader to communicate to the court of death of a party। ठीक है, तो अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसका प्लीडर जो है उसकी ड्यूटी है कि वो कोर्ट को इन्फॉर्म करे। Then coming to order 23, मैरिज, डेथ, मैरिज, इंसॉल्वेंसी। शादी हो गई, शादी के बाद क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है, और एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। सो मैरिज का जो प्रोविजन है वो है ऑर्डर 22। मैरिज के बाद क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। सो विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स का प्रोविजन कहाँ है? ऑर्डर 23 में। ये ऑर्डर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्मली अगर कोई इंसान सूट डाल सकता है तो वो अपनी मर्जी से सूट को हटा भी सकता है, ठीक है। उसकी मर्जी थी, सूट डाला उसने, उसकी मर्जी है अगर वो चाहता है कि मुझे नहीं ये केस से प्रोसीड करना है, मुझे नहीं ये केस कंटिन्यू करना है, तो वो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम विड्रॉ भी कर सकता है उस सूट को, ठीक है, हटा सकता है। लेकिन कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे फिर उसके। नाउ रूल 1 सेज विड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सो सूट को इंस्टीट्यूट करने के बाद कभी भी द प्लेंटिफ मे एज अगेंस्ट ऑल और any of the defendants abandon his suit or abandon a part of his claim। so plaintiff एक तरह से अपने सूट का राजा है, वो चाहे तो किसी भी पर्टिकुलर डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट को अबेंडन कर सकता है या फिर सारे के सारे सूट को ही अबेंडन कर सकता है, या फिर उस सूट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को, मान लीजिए उसने 4 रिलीफ मांगी है तो एक आधा पार्ट जो है वो अबेंडन कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिफ इज अ माइनर, लेकिन अगर प्लेंटिफ माइनर है और अदर पर्सन टू हुम द प्रोविजंस कंटेन्ड इन रूल 1 to 14 ऑफ ऑर्डर 32 एक्सटेंड, या फिर कोई मान लीजिए पर्सन विद डिसेबिलिटी है, कोई भी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, फाइन, उसके ऊपर भी जो है ऑर्डर 32 के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। सो इफ द पर्सन इज आइदर अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, प्लेंटिफ जो है वो या तो माइनर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, इन दैट केस नाइदर द सूट नोर एनी पार्ट ऑफ क्लेम शैल बी अबेंडेंड विदाउट लीव ऑफ कोर्ट। सो अगर प्लेंटिफ कोई माइनर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो उस केस में अगर जो है कोई भी पार्ट ऑफ सूट या फिर सूट को अगर अबेंडन करना है तो वो लीव ऑफ कोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे लीव ऑफ कोर्ट लेना मैंडेटरी है, अदरवाइज एज आई टोल्ड यू प्लेंटिफ हैज द एब्सोल्यूट राइट्स ओवर द सूट, वो जब चाहे विड्रॉ कर सकता है इवन विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, ठीक है। एक तरह से कोर्ट की परमिशन की भी उसको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्लेंटिफ माइनर है या प्लेंटिफ इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड तो उस केस में लीव ऑफ कोर्ट के बिना जो है उसका नेक्स्ट फ्रेंड ये सूट अबेंडन नहीं कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्योंकि एक तरह से जो माइनर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है उसका जो सही फायदा कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। तो इसमें कोर्ट जो है सारे के सारे इश्यूज देखेगा कि किस वजह से जो उसका नेक्स्ट फ्रेंड है वो इस सूट को अबेंडन करना चाहता है। फाइन। सो ये चीज़ ध्यान रखना
कि अगर माइनर है प्लेंटिफ या अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उस केस में लीव ऑफ कोर्ट लेना मैंडेटरी है टू अबेंडन दी सूट और एनी पार्ट ऑफ दी सूट। और ये जो एप्लीकेशन दी जाएगी जिसमें माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो है वो प्लेंटिफ है, तो उस केस में उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा, ऐसे प्लेंटिफ का जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा वो एक एफिडेविट देगा बेसिकली कोर्ट में कि ये जो विड्रॉल है या अबेंडनमेंट है वो माइनर के फायदे के लिए है। नाउ ठीक है, तो ये पहली बात तो यही होगी कि प्लेंटिफ कभी भी सूट को अबेट कर सकता है, लेकिन अगर माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उस केस में लीव ऑफ कोर्ट मैंडेटरी है। Then clause 3 says where the court is satisfied that a suit must fail by reason of some formal defect। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी फॉर्मल डिफेक्ट की वजह से सूट जो है वो it can fail, or that there are sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a fresh suit for the subject matter of a suit or part of claim। या फिर कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ को जो है फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं। ठीक है, तो ये दो अगर मुद्दे हैं, या तो कोर्ट को लगता है कि किसी फॉर्मल डिफेक्ट की वजह से हो सकता है सूट फेल करे, या फिर कोर्ट के पास जो है सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं फॉर अलाउिंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट। तो उस कोर्ट में कोर्ट क्या कर सकती है? द कोर्ट में ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक्स फिट grant the plaintiff permission to withdraw from such suit or such part of the claim with the liberty to institute a fresh suit in respect of subject matter। अब यहाँ पे कोर्ट ने अगर प्लेंटिफ को अलाउ किया है टू विड्रॉ दी सूट, और किस ग्राउंड पे कोर्ट ने विड्रॉ करने के लिए अलाउ किया है? किसी फॉर्मल डिफेक्ट की वजह से या कोई और सफिशिएंट ग्राउंड की वजह से। तो उस केस में द कोर्ट विल ग्रांट परमिशन टू विड्रॉ टू द प्लेंटिफ विद द लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट और सच क्लेम। तो यहाँ पे कोर्ट जो है एक फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करने की लिबर्टी के साथ उस प्लेंटिफ को अलाउ कर सकती है कि आप जो है कोर्ट जो सूट है उसको विड्रॉ कर सकते हो। फाइन। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोर्ट की परमिशन से विड्रॉल हुआ है तो फ्रेश सूट आप फाइल कर सकते हो, कोई बार नहीं है फ्रेश सूट पे। क्लोज 4 सब रूल 4 सेज वेयर द प्लेंटिफ अबेंडन्स एनी सूट और पार्ट ऑफ क्लेम अंडर सब रूल 1। तो सब रूल 1 में अगर प्लेंटिफ अपनी मर्जी से कोई पार्ट या फिर सूट को ही जो है अबेंडन करता है और विड्रॉज फ्रॉम द सूट और पार्ट ऑफ क्लेम विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। सो जो कोर्ट की परमिशन हमने सब रूल 3 में बात की थी, अगर इस तरह की परमिशन लिए बिना प्लेंटिफ कोई सूट को या पार्ट ऑफ क्लेम को अबेंडन करता है या विड्रॉ करता है, इन दैट केस ही शैल बी लायबल फॉर सच कॉस्ट एज द कोर्ट में अवॉर्ड। पहली बात तो ये है कि कोर्ट जो है उसके ऊपर कॉस्ट लगा सकती है कि इतना फालतू का टाइम वेस्ट किया आपने कोर्ट का, अब आप साल 2 साल के बाद आके बोल रहे हो कि मुझे विड्रॉ करना है, तो कोर्ट जो है कॉस्ट लगा सकती है उस बंदे के ऊपर। एंड शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सब्जेक्ट मैटर और सच पार्ट ऑफ द क्लेम। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ कोर्ट उसके ऊपर कॉस्ट लगाएगी कि जो कोर्ट की परमिशन के बिना विड्रॉ कर रहा है सूट को, बल्कि कोर्ट उसको जो है फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करने से भी प्रिक्लूड कर देगी। दैट पर्सन हु विड्रॉज द सूट और एनी पार्ट ऑफ क्लेम विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, he shall be precluded from instituting a fresh suit on the same subject matter or such part of the claim which has been abandoned। तो पहली चीज तो इसमें ध्यान क्या रखनी है कि प्लेंटिफ में abandon or withdraw at any time without permission of court, but if he does so without permission then no fresh suit can be filed by him। but if he withdraws with permission of court, और परमिशन किस ग्राउंड पे देगी कोर्ट कि कोई फॉर्मल डिफेक्ट या कोई और सफिशिएंट रीजन है,
अगर विद परमिशन ऑफ कोर्ट जो है वो विड्रॉ करता है या अबेंडन करता है कोई पार्ट ऑफ क्लेम, इन दैट केस ही कैन फाइल फ्रेश सूट ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर। तो ये दो चीज़ें होंगी कि अगर प्लेंटिफ बिना कोर्ट की परमिशन के अबेंडन करता है या विड्रॉ करता है सूट को, तो फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता है वो, ठीक है, फ्रेश सूट पे बार है। लेकिन अगर वो कोर्ट की परमिशन के साथ विड्रॉ करता है तो फ्रेश सूट वो कभी भी फाइल कर सकता है। और कोर्ट ही परमिशन क्यों ग्रांट करेगी? ड्यू टू सम, अगर कोर्ट को लगता है कि द सूट में फेल ड्यू टू सम फॉर्मल डिफेक्ट और एनी अदर सफिशिएंट कोज, ठीक है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इफ द प्लेंटिफ इज अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो उस केस में he can withdraw the suit or he can abandon any part of the claim only with permission of court। so यहाँ पे कोर्ट की परमिशन जो है मैंडेटरी है अगर माइनर या अनसाउंड माइंड का प्लेंटिफ है जो विड्रॉ करना चाहता है। तो अब अगर किसी पार्टी, मान लीजिए प्लेंटिफ ने अपना सूट विड्रॉ कर लिया, तो उस केस में कोर्ट जो है डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के प्लेस पे ट्रांसपोज कर सकती है, ठीक है। तो अब डिफेंडेंट जो है बोल सकता है कि मुझे अब प्लेंटिफ के खिलाफ केस करना है, तो वहाँ पे जो है डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के प्लेस पे ट्रांसपोज किया जा सकता है। देन रूल 2 इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट विच सेज लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। सो आपने एक तो पहला सूट डाला, फिर आपने उस सूट को विड्रॉ भी कर लिया, अब उसके बाद आपने सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अगर आप दूसरा सूट डालना चाहते हो तो जो फर्स्ट सूट की वजह से सेकंड सूट का जो है लिमिटेशन का जो पीरियड है वो एक्सटेंड नहीं होगा। ये मान लिया जाएगा कि आपने पहला सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं किया था, तो ये कोई एक्सटेंशन नहीं है कि आपने पहला सूट कब फाइल किया था। जो शुरू जिस टाइम कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस टाइम से लिमिटेशन पीरियड दूसरे सूट तक का माना जाएगा। इट सेज in any fresh suit instituted on permission granted under the last preceding rule। और ये फ्रेश सूट तो ऑब्वियसली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट अगर आपने विड्रॉ किया है तभी आप इंस्टीट्यूट कर सकते हो। सो इन एनी सूट फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रेसिडिंग रूल द प्लेंटिफ शैल बी बाउंड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो यहाँ पे प्लेंटिफ जो है ही इज बाउंड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन इन द सेम मैनर एज इफ द फर्स्ट सूट हैड नॉट बीन instituted। so limitation कैसे चलेगा? as if the first suit had not even been instituted, ठीक है, इंस्टीट्यूट भी ना किया हो ऐसा मान लिया जाएगा। तो शुरू से लेके सेकंड सूट इंस्टीट्यूट करने तक का टाइम पीरियड, लिमिटेशन पीरियड जो है वो माना जाएगा। फाइन। सो दिस वाज द प्रोविजन रिलेटिंग टू विड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडनमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्लेम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्वेश्चंस इनमें से काफ़ी बार आते हैं, तो ध्यान से करना ये ऑर्डर पूरा। देन अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज गिवन अंडर रूल 3 विच प्रोवाइड्स कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। कॉम्प्रोमाइज बेसिकली, कॉम्प्रोमाइज को हम क्या बोलते हैं? समझौता और कंसेंट डिक्री, जिसको हम नॉर्मल जो है लीगल पार्लेंस में बोलते हैं। सो अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता, कोई समझौता हो जाता है, तो उस केस में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? where it is proved to the satisfaction of the court that a suit has been adjusted wholly or in part by lawful agreement or compromise in writing and signed by the party। so ये agreement या compromise कैसा है? जो written में है और signed है by both the parties, or where the defendant satisfies the plaintiff in respect of whom or any part of the subject matter of the suit the court shall, या फिर जो डिफेंडेंट है वो ही प्लेंटिफ को सेटिस्फाई कर देता है विद रिस्पेक्ट टू दी एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, आउट ऑफ कोर्ट एक तरह से सेटलमेंट हो जाती है इनकी। इन दैट केस द कोर्ट शैल ऑर्डर सच एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन टू बी रिकॉर्डेड। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट विल रिकॉर्ड द एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन बिटवीन द पार्टीज एंड शैल पास अ डिक्री in accordance therewith so far as it relates to the parties to the suit, whether or not the subject matter of the agreement, compromise or satisfaction is the same as subject matter of the suit। so compromise के केस में
अगर दोनों पार्टीज ने कोई एग्रीमेंट कर लिया या कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या फिर जो है डिफेंडेंट ने ऑलरेडी जो है आउट ऑफ कोर्ट एक तरह से प्लेंटिफ को वो जो सब्जेक्ट मैटर मांग रहा था सूट का, वो उसने हैंड ओवर कर दिया, तो मुद्दा खत्म, ठीक है, दोनों की लड़ाई खत्म। तो उस केस में उनका जो एग्रीमेंट होगा, एक तरह से उनका एग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज या सेटिस्फेक्शन जो है, वो कोर्ट क्या करेगा, इट विल record that agreement compromise or satisfaction, पहली बात। दूसरा, the court will pass a decree in accordance with the agreement compromise or satisfaction। तो इस डिक्री को ही हम क्या बोलते हैं, कंसेंट डिक्री। देखो इस डिक्री में कोर्ट ने एक तरह से मेरिट्स पे केस डिसाइड नहीं किया, बल्कि केस को कैसे डिसाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट अराइव्ड बाय बिटवीन दी पार्टीज इटसेल्फ, ठीक है। तो पार्टीज में जो एग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसी के बेसिस पे कोर्ट ने एक डिक्री पास कर दी, और उस डिक्री को हम बोलते हैं नॉर्मली कंसेंट डिक्री, इवन इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट द सेम इन द कॉम्प्रोमाइज एंड द सूट फाइल्ड। Then, provided that where it is alleged by one party and denied by the other that an adjustment or satisfaction has been arrived at, the court shall decide the question, but no adjournment shall be granted। अब अगर इन पार्टीज में से कोई एक पार्टी जो है इस एग्रीमेंट या एडजस्टमेंट को ही क्वेश्चन करती है, तो वो जो मैटर है वो भी कोर्ट डिसाइड कर सकता है, लेकिन वो वहाँ पे कोर्ट जो है कोई एडजर्नमेंट किसी पार्टी को नहीं देगा। Then explanation is also important. It says an agreement or compromise which is void or voidable under Indian Contract Act shall not be deemed to be lawful। ये जो एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज या सेटिस्फेक्शन है, ये एक तरह से लॉफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जिन रीजंस की वजह से वॉइड या वॉइडेबल है, और उनमें से अगर किसी केस में जो है ये एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज या सेटिस्फेक्शन फॉल करता है, तो वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। Then rule 3A is again quite important, which basically provides a bar to the suit. No suit shall lie to set aside a decree on the ground that a compromise on which the decree is based was not lawful। So इस ग्राउंड के बेसिस पे कि जिस ग्राउंड पे हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, वो जो डिक्री है, वो जो ग्राउंड है वो लॉफुल नहीं है, उस बेसिस पे जो है उस बेसिस को चैलेंज करने के लिए कोई जो है सूट फाइल नहीं किया जाएगा। फाइन। सो और दूसरी बात, कंसेंट डिक्री के अगेंस्ट कोई अपील भी लाई नहीं करती है, ठीक है। सो सेक्शन 96 जो है क्लियरली ये बात कहता है कि कंसेंट डिक्री है तो उस केस में अपील शैल नॉट लाई। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज को जो है अनलॉफुल ग्राउंड के बेसिस पे हम फ्रेश सूट भी फाइल नहीं कर सकते हैं, चैलेंजिंग दी कॉम्प्रोमाइज ऑन दी बेसिस ऑफ इट बीइंग ऑन लॉफुल ग्राउंड्स। ये ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Then 3B basically provides compromise in case of representative suit। So representative suit क्या होता है basically, जिसमें number of parties, a number of persons are basically affected by the particular subject matter, और कुछ लोग जो हैं बाकी सबको रिप्रेजेंट करके एक जो है सूट फाइल करते हैं, रिप्रेजेंटिंग ऑल दी अदर पर्सनस। सो बेसिकली यहाँ पे सारी जो इंटरेस्टेड पर्सनस हैं वो पार्टी नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन वो जो डिक्री आएगी इट विल बाइंड ऑल दी पर्सनस हु आर बीइंग रिप्रेजेंटेड। सो रिप्रेजेंटेटिव सूट के केस में एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है? It says no agreement or compromise to be entered in a representative suit without leave of court। So representative suit के केस में कोई भी एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज लीव ऑफ कोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। सो सिमिलर सिचुएशन जैसी माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन के केस में थी, वहाँ पे भी विड्रॉल या कॉम्प्रोमाइज एज सच जो है बिना लीव ऑफ कोर्ट के नहीं हो सकता था। सिमिलरली रिप्रेजेंटेटिव सूट के केस में भी एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज जो है बिना लीव ऑफ कोर्ट के नहीं हो सकता है। देन नो एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट शैल बी एंटर्ड इनटू विदाउट लीव ऑफ कोर्ट एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड इन दी प्रोसीडिंग्स, एंड एनी सच एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज एंटर्ड इनटू विदाउट लीव ऑफ कोर्ट सो रिकॉर्डेड शैल बी void। सो रिप्रेजेंटेटिव सूट में अगर एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज कराना है तो लीव ऑफ कोर्ट होना ज़रूरी है। अगर लीव ऑफ कोर्ट नहीं ली तो उस केस में सच एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज विल बी
void। देखो रिप्रेजेंटेटिव सूट में पहली बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को भी वो डिक्री बाइंड करेगी जो पार्टीज भी नहीं है उस सूट में। तो इसलिए यहाँ पे कोर्ट को ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज या एग्रीमेंट ना हो जाए जिससे जो रिप्रेजेंटेड पर्सन है उसके ऊपर किसी तरह का एडवर्स इम्पैक्ट पड़े। फाइन। सो रिप्रेजेंटेटिव सूट के केस में लीव ऑफ कोर्ट के बिना कोई एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, और अगर हो गया है तो इट विल बी void। Now, before granting such leave, the court shall give notice in such manner as it may think fit to such persons as may appear to be interested in the suit। So, representative suit फाइल करने से पहले भी सबको नोटिस दिया जाता है। सिमिलरली अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट के केस में किस तरह का कोई एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज की बात चल रही है तो उसका भी नोटिस जो है कोर्ट उन सब लोगों को देगा जो उस सूट में रिप्रेजेंट हुए हैं। नाउ रिप्रेजेंटेटिव सूट का क्या मतलब है? देखो रिप्रेजेंटेटिव सूट का जो डेफिनेशन है वो कहीं नहीं दिया हुआ है, वो हम ऑर्डर 23 से ही असरटेन कर सकते हैं एक तरह से कि रिप्रेजेंटेटिव सूट एग्जैक्टली सीपीसी में कौन से सूट्स हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब क्या है? अ सूट अंडर सेक्शन 91 और 92। सो पब्लिक न्यूसेंस और पब्लिक चैरिटी, ये जो सूट्स हैं दीज आर रिप्रेजेंटेटिव सूट एज पर ऑर्डर 23 रूल 3B। अ सूट अंडर रूल 8 ऑर्डर 1 रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट की ही बात करता है, तो वो जो सूट है वो भी रिप्रेजेंटेटिव सूट माना जाएगा। देन अ सूट इन विच द मैनेजर ऑफ एन अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली सूज और इज सूड एज रिप्रेजेंटिंग द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मैनेजर है वो भी एक सूट फाइल कर सकता है इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। सो इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मैनेजर है जो बाकी मेंबर्स के बिहाफ पे सूट फाइल कर सकता है वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव सूट ही माना जाएगा। Then any other suit in which the decree passed may, by virtue of provisions of this code or of any other law for the time being, enforce bind any person who has not been named as a party। और इसके अलावा वो सारे सूट्स जिसमें डिक्री उन सब लोगों को भी बाइंड करेगी जो पार्टीज भी नहीं है, वो सब सूट्स भी रिप्रेजेंटेटिव सूट माने जाएंगे। तो इन सारे केसेस में अगर एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो कैसे होगा? दैट कैन बी ओनली विद द लीव ऑफ द कोर्ट एंड आफ्टर सेंडिंग नोटिस टू ऑल द पर्संस रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। जब भी अगर मान लीजिए मेंस में भी आपके पास रिप्रेजेंटेटिव सूट पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये प्रोविजन भी जरूर रेफर करें वहां पे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट के मेनली प्रोविजंस जो हैं वो कहाँ हैं? ऑर्डर 1 रूल 8, ऑर्डर 23 रूल 3B एंड सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6। ठीक है, तो इन तीनों जगह जो है रिप्रेजेंटेटिव सूट की जो है प्रोविजंस दिए हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं कुछ मिलता है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट पे कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो आप एक फुल फ्लेजेड 10 मार्कर इसमें से आप तीनों के तीनों प्रोविजंस को रेफर करके एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। Then rule 4 says nothing in this order shall apply to any proceeding in execution of a decree or order। So execution proceedings पे ये provisions applicable नहीं हैं। So एक तरह से डिक्री आ गई तो फिर बाद में क्या विड्रॉल का या कॉम्प्रोमाइज का सिचुएशन क्या रहेगी। फाइन। सो एग्जीक्यूशन के ऑफ डिक्रीज के केस में जो है ये प्रोसीडिंग्स एप्लीकेबल एक तरह से नहीं है। देन again I am telling you this order 22 and order 23 both are extremely important। order 24 ठीक fairly important है, ज़्यादा important इसमें नहीं है कुछ। order 24 basically provides payment into court। so ये एक तरह का interim order हम कह सकते हैं। ऑर्डर 24 पेमेंट इनटू कोर्ट। पेमेंट इनटू कोर्ट का सीधा सा मतलब ये है कि डिफेंडेंट जो है उसको जितनी अपनी लाइबिलिटी लगती है वो सीधा कोर्ट में जाके पे कर सकता है। मान लीजिए कि उसके खिलाफ 10,000 के अमाउंट का जो है सूट फाइल किया गया है और उसको लगता है कि उसके जो है सिर्फ 7,000 ही रुपए बनते हैं, तो वो क्या करेगा? वो अपना जो ये 7,000 का अमाउंट है ये
कोर्ट में सबमिट कर देगा और जो डिफेंडेंट जो प्लेंटिफ है वो ये अमाउंट जो है कोर्ट से ले सकता है, आइदर इन फुल सेटिस्फेक्शन और इन अ पार्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे डिफेंडेंट एक तरह से अपना इतना ही अमाउंट मान रहा है और वो अगर सबमिट कर देता है तो इसके ऊपर अब इंटरेस्ट उसको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जिस दिन से उसका क्लेम बनता है और जिस दिन पेमेंट होती है तब तक के टाइम पीरियड के लिए 6% जो है इंटरेस्ट भी उसको पे करना होता है। लेकिन अगर वो पेमेंट इनटू कोर्ट कर देता है कि मेरा इतना ही अमाउंट बनता है डिफेंडेंट, तो उस केस में जो है उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। सो मेन इसका पर्पस यही है, सिग्निफिकेंस यही है। इट सेज डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट ऑफ अमाउंट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। सो ये जो अमाउंट पे कौन करता है? डिफेंडेंट। द डिफेंडेंट इन एनी सूट टू रिकवर अ डेट और डैमेजेस। सो ये सूट कैसा है? दिस इज अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ एनी डेट और डैमेजेस। इन दैट केस द डिफेंडेंट एट एनी स्टेज ऑफ द सूट डिपॉजिट इन द कोर्ट सच सम ऑफ मनी एज ही कंसिडर्स अ सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ द क्लेम। सो डिफेंडेंट को जितना लगता है कि मेरा जो है इतना ही अमाउंट बनेगा टू द सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ द क्लेम, ही मे डिपॉजिट दैट अमाउंट इन द कोर्ट। एंड नोटिस ऑफ डिपॉजिट जो है वो अब प्लेंटिफ को देगा कोर्ट कि आपके डिफेंडेंट ने जो है इतना अमाउंट पे कर दिया, आप ये ले जाओ, क्योंकि इसके ऊपर फिर आपको बाद में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आप ले जाओगे तो आपको जो है अभी आप उसका यूज भी कर सकते हो उस पैसे का। देन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट अलाउड टू प्लेंटिफ आफ्टर नोटिस। प्लेंटिफ को नोटिस देने के बाद उस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यही मेन इसका जो है सिग्निफिकेंस है पेमेंट इनटू कोर्ट का। नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड टू द प्लेंटिफ ऑन एनी सम डिपॉजिटेड बाय द डिफेंडेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस। जिस दिन उसको नोटिस मिला है उस दिन से लेके जो है उसको अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस अमाउंट पे, वेदर द सम डिपॉजिटेड इज इन फुल और क्लेम और फॉल्स शॉर्ट देयर ऑफ। बेशक से हो सकता है वो आगे चल के कोर्ट जो है उसको 10,000 रुपये का ही अमाउंट उसकी लाइबिलिटी मान ले डिफेंडेंट की, लेकिन जो उसने ऑलरेडी 7,000 पेमेंट कर दी है कोर्ट में उसके ऊपर अभी उसको इंटरेस्ट नहीं देना, बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये जो बाकी अमाउंट रह गया है उसके ऊपर ही उसको इंटरेस्ट पे करना है। या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ 7,000 की डिक्री पास हो, तो उस केस में तो अब उसकी कोई लाइबिलिटी बनेगी ही नहीं। देन प्रोसीजर वेयर प्लेंटिफ एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एज सेटिस्फेक्शन इन पार्ट। अगर इन पार्ट वो एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो 7,000 तो इसने दे दिए हैं लेकिन अब 3,000 का और बच गया, तो वो 3,000 के सूट के लिए जो है फर्दर प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। यही बात है इसमें। और अगर इन फुल वो एक्सेप्ट कर देता है कि हाँ चलो 7,000 इसने दे दिए, इतनी लाइबिलिटी बनती है। सो इफ द प्लेंटिफ एक्सेप्ट्स द अमाउंट एज फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम, तो क्या होगा? वेयर द प्लेंटिफ एक्सेप्ट सच अमाउंट एज सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ हिज क्लेम। या फिर मान लीजिए 10,000 दे देता है वो डिफेंडेंट, 10,000 दे देता है कि भाई केस को खत्म करो, मैंने दे दिए पैसे, तो उस केस में द प्लेंटिफ शैल प्रेजेंट टू द कोर्ट अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट कि मेरा जो है पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया है, एंड सच स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड एंड द कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट अकॉर्डिंगली। तो इस जो है पेमेंट इनटू कोर्ट के बेसिस पे ही कोर्ट यहाँ पे जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। एंड इन डायरेक्टिंग बाय हुम द कॉस्ट ऑफ ईच पार्टी आर टू बी पेड। तो यहाँ पे कोर्ट बेसिकली जजमेंट में यही बताएगी कि किसको कॉस्ट पे करनी है सूट की। द कोर्ट शैल कंसिडर विच ऑफ द पार्टीज इज मोस्ट टू ब्लेम फॉर लिटिगेशन। और यहाँ पे कोर्ट ये भी बताएगी कि किस पार्टी को ब्लेम किया जाएगा इस लिटिगेशन को एक्सटेंड करने के लिए। फाइन। सो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको ध्यान रखना। ऑर्डर 24 में है पेमेंट इनटू कोर्ट। देन ऑर्डर 25 प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर कोस्ट। देखो ऑर्डर 24 में पेमेंट इनटू कोर्ट है, ऑर्डर 25 में सिक्योरिटी फॉर कोस्ट है। दोनों ही अलग अलग लोगों से जो है एक तरह से पेमेंट करवाई जाती है। ये दोनों अलग अलग। पेमेंट इनटू कोर्ट कौन करता है? पैसे कौन देता है वहां पे? डिफेंडेंट। बट सिक्योरिटी फॉर कोस्ट कौन देगा? प्लेंटिफ। सो यहाँ पे प्लेंटिफ ने केस तो कर दिया, लेकिन मान लीजिए कल को ये हो कि प्लेंटिफ ने फालतू का ही केस किया है और कोई लाइबिलिटी ऐसा डिफेंडेंट की बनती ही नहीं है, तो उस केस में जो है कोर्ट शुरू में ही सिक्योरिटी ले सकती है कोस्ट की प्लेंटिफ से कि इन केस अगर आप हार गए तो आपसे जो है आप ये सिक्योरिटी ले ली गई, इससे आप जो है
यू नो डिफेंडेंट को बेसिकली एक तरह से कोस्ट पे की जा सकती है। सो ये जो सिक्योरिटी फॉर कोस्ट ये कौन पे करता है? प्लेंटिफ। When security for cost may be required from plaintiff, किन केसेस में plaintiff को कहा जाएगा security for cost देने के लिए? At any stage of a suit, the court may either of its own motion, so moto भी कर सकता है court, or on application of any defendant, order the plaintiff for reasons to be recorded to give within the time fixed by it security for payment of or cost। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी stage of suit पे plaintiff को जो है ये कहा जा सकता है कि आप जो है cost की security पे करें। कोर्ट सो मोटो भी कर सकता है या फिर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंडेंट भी कर सकता है। नाउ सब रूल 2 सेज हुएवर लीव्स इंडिया अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज टू अफोर्ड रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट बी फोर्थकमिंग, अगर इंडिया से बाहर जाने वाला है प्लेंटिफ केस करके और ये कोर्ट को लगता है कि हो सकता है कि ये जल्दी से वापस भी ना आए, whenever he may be called upon to pay cost, in that case shall be deemed to be residing out of India। तो ये मान लीजिएगा that he has been residing out of India within the meaning of proviso of rule 1। proviso of rule 1 क्या है? It says provided that such an order shall be made in all cases in which it appears to the court that a sole plaintiff is, or where there are more plaintiffs than one, that all the plaintiffs are residing out of India and that such plaintiff does not possess or has no means to possess any sufficient immovable property within India। So अगर कोई plaintiff अकेला plaintiff है, वो इंडिया से बाहर रहता है या फिर 2 या उससे ज़्यादा plaintiff है और वो सारे इंडिया से बाहर रहते हैं और उनकी कोई जो immovable property इंडिया में है भी नहीं, तो उस केस में तो ये कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है कि कोर्ट जो सिक्योरिटी फॉर कोस्ट लेगा ही लेगा। कोर्ट शैल मेक सच एन ऑर्डर फॉर पेमेंट फॉर सिक्योरिटी फॉर कोस्ट इनटू द कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट जो सिक्योरिटी फॉर कोस्ट लेगा ही अगर डिफेंडेंट फॉरेन में रहता है। अगर फॉरेन में नहीं रहता है तो कोर्ट की एक तरह से डिस्क्रिशन है कि कोर्ट चाहे तो सिक्योरिटी फॉर कोस्ट ले सकता है। दूसरा, अगर कोर्ट को लगता है कि जो प्लेंटिफ है वो रहता तो नहीं है इंडिया से बाहर लेकिन वो कभी भी जा सकता है, तो उस केस में भी कोर्ट जो है उससे सिक्योरिटी फॉर कोस्ट क्लेम कर सकता है। फाइन। सो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। अब जिस प्लेंटिफ से ये सिक्योरिटी फॉर कोस्ट मांगी है, अगर वो सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता है, सिक्योरिटी का अमाउंट पे नहीं करता है, कोस्ट पे नहीं करता है, तो क्या होगा? If in the event of such security not being furnished within the time fixed, the court may make an order dismissing a suit unless the plaintiff or plaintiffs are permitted to withdraw therefrom। तो यहाँ पे अगर वो सिक्योरिटी फॉर कोस्ट पे नहीं करता है तो उस केस में कोर्ट जो है उसके सूट को डिसमिस कर सकता है या फिर द कोर्ट में इवन permit him to withdraw the suit। Where a suit is dismissed under this rule, the plaintiff may apply for an order to set aside dismissal। ठीक है, डिसमिस कर दिया अगर तो फिर कोर्ट प्लेंटिफ जो है अप्लाई कर सकता है टू सेट असाइड द डिसमिसल। एंड इफ इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम नॉट फर्निशिंग द सिक्योरिटी विद इन टाइम अलाउड, देन द कोर्ट में सेट असाइड द डिसमिसल। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ रीजनेबल ग्राउंड था जिस वजह से ये फर्निश नहीं कर पाया सिक्योरिटी, तो कोर्ट जो है डिसमिसल के ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है upon such terms as to security cost or otherwise as it thinks fit। Then dismissal shall not be set aside unless notice of such application has been served to the defendant। लेकिन ये जो डिसमिसल को सेट असाइड करने का ऑर्डर है ये जो डिफेंडेंट है उसको नोटिस सर्व किए बिना नहीं किया जाएगा। फाइन। सो दिस वाज ऑर्डर 24 एंड ऑर्डर 25। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑर्डर नंबर याद रखना है बेसिकली आपको इनमें, और थोड़ा सा इसका कंटेंट भी आपको ध्यान रखना। कुछ ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं इसमें, आपको एक बार थोड़ा सा समझ में आ गया तो कोई इशू ऐसा सच नहीं आएगा। देन कमीशंस का हमने सेक्शन 75 करते टाइम ही कर लिया था। देन ऑर्डर 27 भी हमने जो सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट के प्रोविजंस के साथ में ही कवर कर लिया था। नाउ कमिंग टू ऑर्डर 27A। Order 27A provides the provision as to suits involving a substantial question of law as to the interpretation of the constitution or as to the validity of any statutory
इंस्ट्रूमेंट। सो अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई जो है इंटरप्रिटेशन, इफ द सूट इन्वॉल्व्स एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन पे निर्भर करता है, और एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, देन द कोर्ट विल गिव नोटिस टू द अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, अगर स्टेट लॉ के अगेंस्ट ऐसा कोई डिस्प्यूट है तो नोटिस किसको देगा कोर्ट, एडवोकेट जनरल को। और अगर किसी सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट ऐसा कोई इशू है तो कोर्ट किसको नोटिस देगा, अटॉर्नी जनरल को। फाइन। सो ये चीज़ बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या किसी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी का क्वेश्चन है। देखो क्योंकि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लीगल ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो लॉ, ये सबसे बड़े लॉ ऑफिसर्स हैं एक तरह से स्टेट और सेंटर के, तो इनको जो है नोटिस दिया जाएगा किसी भी लॉ की अगर वैलिडिटी की बात है या किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात है। तो इसमें मेनली आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। और इन केसेस में जो है कोर्ट कैन इवन ऐड गवर्नमेंट एज अ पार्टी, क्योंकि एक तरह से वो जो लॉज बनाए हैं वो गवर्नमेंट ने ही बनाए हैं, तो गवर्नमेंट को जो है एज अ पार्टी ऐड किया जा सकता है। देन ऑर्डर 28 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ सूट्स बाय और अगेंस्ट मिलिट्री और नेवल मैन और एयरमैन, ठीक है। आपको इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये प्रोविजन जो है किस बारे में है, आर्म्ड फोर्सेस के जो है पर्सनल के अगेंस्ट कोई भी सूट या वो फाइल करते हैं कोई भी सूट, तो कौन सा ऑर्डर डील करता है, ऑर्डर 28। देन ऑर्डर 29 प्रोवाइड्स द प्रोविजन एज टू सूट्स बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशंस। तो कॉरपोरेशंस सूट फाइल करते हैं या कॉरपोरेशंस के अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है, तो जो है ऑर्डर 29 जो है वो डील करता है। देन ऑर्डर 30 प्रोवाइड्स सूट्स बाय और अगेंस्ट फर्म्स एंड पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेम अदर देन देयर ओन। सो फर्म्स वगैरह के रिस्पेक्ट में जो प्रोविजन है वो है ऑर्डर 30। सो ऑर्डर 30 जो है फर्म्स के लिए है, ऑर्डर 29 कॉरपोरेशंस के रिस्पेक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है। Then order 31 provides the provision as to suits by or against trustees, executors and administrators। इनमें से जो है कंटेंट अंदर का उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, आपको सिर्फ इनमें ऑर्डर नंबर ही याद रखने हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है वो है ऑर्डर 32। ऑर्डर 32 इज अगेन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर